दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग एक और टॉपिक करेंगे। ये एल डोरेडो आर.एल. स्टीवेंसन का ऐसे है। इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बड़ा ऐसे है, देखो कितना हो पाता है। अगर एक वीडियो में तो वैसे मुश्किल होगा, जहाँ तक मुझे लगता है 2 वीडियो बनानी पड़ेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, सबसे पहले आर.एल. स्टीवेंसन यानी रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। पूरा नाम तो रॉबर्ट लुइस बेलफोर स्टीवेंसन वैसे कुछ है ना। ठीक है, तो ऑथर 1850 में जन्मे, 1894 में डेथ हो गई। स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड के नॉवलिस्ट, एसेइस्ट, पोइट, ट्रैवल राइटर सभी थे। फेमस अपने नॉवेल्स के लिए थे बेसिकली। ठीक है, बाकी ऐसे भी लिखे हैं, पोइट भी रहे हैं, ट्रैवल राइटर भी रहे हैं। इनकी जो बेस्ट नोन बुक्स हैं, बेस्ट नोन वर्क्स हैं, वो ट्रेजर आइलैंड, सबसे फेमस तो ट्रेजर आइलैंड है। स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकलिन मिस्टर हाइड ये बहुत पॉपुलर है। किडनैप्ड बहुत पॉपुलर है। अब एंड चाइल्ड्स गार्डन ऑफ वर्सेज है। ठीक है, ये तो पोइट्री कलेक्शन है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये जो ट्रेजर आइलैंड, स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकलिन मिस्टर हाइड, किडनैप्ड, इनकी टाइटल को देख के क्या लग रहा है? ये एक्चुअल में सभी सस्पेंस थ्रिलर हैं। क्या है? सस्पेंस थ्रिलर हैं। ठीक है, सस्पेंस थ्रिलर्स हैं सारे। और और रही बात एसेज की, तो एसेज भी काफी लिखे हैं इन्होंने। एल डोरेडो जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये 1878 में लिखा गया था और पब्लिश हुआ था। एक्चुअल में ये पहली बार 1881 में कलेक्शन निकाला इन्होंने, वर्जिनिबस प्यूरिस्क्यू करके। एक्चुअली इस कलेक्शन में इनके पुराने जितने भी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड एसेज थे वो सारे आए थे एक साथ। ठीक है, तो ये थोड़ा ऑथर के बारे में हो गया। चलो हम लोग डायरेक्ट टेक्स्ट पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो टेक्स्ट क्योंकि काफी बड़ा है और ऊपर से ये ऐसे इतना इजी नहीं है समझना, थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो टाइम लग सकता है, इसलिए चलो कितना हो सकता है इस वीडियो में देखते हैं हम लोग। हाँ, तो इट सीम्स एज इफ ए ग्रेट डील। अच्छा पहले देखो एल डोरेडो, पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं टाइटल पर। एल डोरेडो नाम सुन के आपको क्या आया दिमाग में कि क्या हो सकता है? एक्चुअल में एल डोरेडो एक, बोल सकते हो, इमेजिनरी, क्या है? इमेजिनरी सिटी है। सिटी ऑफ गोल्ड, किसका? सोने का शहर, एक काल्पनिक सोने का शहर कहा जाता है, जो कि अमेरिका में कहीं होगा। मतलब ऐसा, मतलब लोगों के बीच में काल्पनिक स्टोरी फैली हुई है, एक तरह से एक कहानी कि एक गोल्डन सिटी है जो कहीं अमेरिका में है, इस तरह से। परंतु क्योंकि ये इमेजिनरी है, एक्चुअल में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये जो ऐसे है एल डोरेडो, ये है किसी शहर के बारे में नहीं है कि ये राइटर बोलना चाह रहे हैं कि भाई ये किसी गोल्डन सिटी, उसको ढूंढने के लिए कुछ बात हो रही है, वैसे वैसे वैसा कुछ नहीं है। वो एक सिंबल है, वो एक प्रतीक है। वो प्रतीक है किस चीज का? वो प्रतीक है बेसिकली ऐसे हमारे टारगेट्स, ऐसे हमारे गोल्स या होप्स जो कि अनअचीवेबल है जिनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसे गोल्स, ऐसे होप्स लाइफ में कैसा रोल अदा करते हैं, उनका रोल क्या होता है हमारे, तो उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे इसमें ऐसे में। ठीक है, तो देखो इट सीम्स एज इफ a great deal were attainable in a world where there are so many marriages and decisive battles, and where we all at certain hours of the day and with great gusto and dispatch stow a portion of victuals finally and irretrievably into the bag which contains us। अच्छा ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इट सीम्स, ऐसा नजर आता है, एज इफ ग्रेट डील वर अटेनेबल इन ए वर्ल्ड, कि इस संसार में बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता था। अटेनेबल, बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता था। वेयर देयर आर सो मेनी मैरिजेज एंड डिसाइसिव बैटल्स, ऐसे संसार में जिसमें इतनी शादियां हो चुकी हैं और इतने युद्ध हो चुके हैं। ये उदाहरण के तौर पे क्या बोलना चाह रहे हैं? मैरिजेज और डिसाइसिव बैटल्स दोनों के दोनों ही एक तरह से बोल सकते हो कि हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं। शादी को एक तरह से रुकावट मान रहा है, प्लस डिसाइसिव बैटल्स, बैटल्स भी एक तरह से रुकावट है। तो इस संसार में जहां इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, यानी इतनी रुकावटें, इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, स्टिल इन समस्याओं के बावजूद भी उस संसार में बहुत कुछ अटेनेबल था, बहुत कुछ मतलब बोल सकते हो प्राप्त किया जा सकता था। एक तरह से ऐसे देख सकते हैं इसको, एक तरह से ऐसे देख सकते हैं इसको कि जब लोगों ने शादियां प्राप्त कर ली, मतलब शादियां कर ली, जो कि खुद एक बहुत मुश्किल काम है, प्लस डिसाइसिव बैटल्स लड़ दिए जो खुद में इतने टफ कार्य हैं, जब ये हो गए हैं, तो उसके अलावा संसार में बहुत कुछ ऐसा था जो इजी था इनसे और जो प्राप्त किया जा सकता था। ठीक है, एंड वेयर वी ऑल एट सर्टेन आवर्स ऑफ द डे एंड विद ग्रेट गस्टो एंड डिस्पैच, और देखा जाए तो ऐसे संसार में वेयर वी ऑल एट सर्टेन आवर्स ऑफ द डे, जहां पर हम दिन में कभी ना कभी विद ग्रेट गस्टो एंड डिस्पैच, पूरे उत्साह के साथ में, स्टो ए पोर्शन ऑफ वक्चुअल्स, वक्चुअल्स मतलब फूड, खाना, जहां पे हम स्टो मतलब भर रहे हैं, खाने से भर रहे हैं किसको? फाइनली एंड इरिट्रीवेबली इनटू द बैग व्हिच कंटेन अस, एक ऐसे थैले वो भर रहे हैं जो हमारे अंदर है, उसे खाने से हम भर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस वर्ल्ड में जहां पे मतलब टफ चीजों की कोई कमी नहीं रही,
या फिर मुसीबतों की हर्डल्स की कोई कमी नहीं रही, जहाँ मैरिजेस भी हुई बहुत सारी, डिसाइसिव बैटल्स, बहुत युद्ध भी लड़े गए, ऐसे संसार में बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता था। परंतु उस संसार में और इन सब के बावजूद भी हम दिन में किसी न किसी घंटे में आपको खाते हुए मिलेंगे, अपना पेट भरते हुए मिलेंगे खाने से। यानी कि हमारे पास इतना समय तो है कि हम ये काम भी कर रहे हैं सब। यानी कि इन सब के बावजूद, ऐसी समस्याओं को झेलते हुए भी हम खुद को भरे जा रहे हैं किससे? फूड से। किसी न किसी समय में आपको खाते हुए हम कुछ न कुछ मिल जाएंगे दिन में। ये थोड़ा सा मजाक है, मैंने बोल दिया है। पर देखो, एंड इज इट वुड सीम ऑल्सो ऑन ए हेस्टी व्यू दैट द अटेनमेंट ऑफ एज मच एज पॉसिबल वाज द वन गोल ऑफ मैन्स कंटिन्यूअस लाइफ। अब इन सबको देखते हुए इट वुड सीम ऑल्सो, ऐसा भी नजर आता है कि ऑन ए हिस्ट्री व्यू, थोड़ा जल्दबाजी में देखेंगे, ऊपर ऊपर देखेंगे हम, तो हमको ऐसा नजर आएगा कि अटेनमेंट ऑफ एज मच एज पॉसिबल, कि जितना हो सके उतना प्राप्त कर लेना, वाज द वन गोल ऑफ मैन्स कंटिन्यूअस लाइफ। इंसान की इस जीवन का ये एक साफ साफ गोल नजर आता है हमको। ऐसा प्रतीत होता है कि इंसान का जो एकमात्र गोल है ना लाइफ का, वो ये है कि जितना हो सके उतना मैं प्राप्त कर लूं। बेसिकली राइटर, क्योंकि है ही ये ऐसे गोल्स के बारे में, अपनी होप्स के बारे में, अपने टारगेट्स के बारे में, तो राइटर बोलना चाह रहा है कि ये वर्ल्ड जो इतनी मुसीबतें, इतनी प्रॉब्लम से भरा हुआ हो सकता है, उस वर्ल्ड में भी हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते थे बेसिकली। और अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो ऐसा लगता है कि इंसान इसी चीज में लगा रहता है कि वो कितना हो सके उतना लाइफ में प्राप्त कर ले। एंड येट एज रिगार्ड्स द स्पिरिट दिस इज बट ए सेम्बलेंस, परंतु अगर हम देखा जाए तो ये सिर्फ एक प्रतिबिंब है। ऐसा सोचना सिर्फ एक प्रतिबिंब है, एक ऊपरी, जैसे उसने पहले बोला भी कि हम ऊपर से देखें तो हेस्टी व्यू, थोड़ा सा जल्दीबाजी में एक ऊपर ऊपर से हल्का फुल्का, बोलते हैं ना, सरसरी नजर से देखना, वैसे ही देखें तो ये सिर्फ एक प्रतिबिंब नजर आता है, कि मतलब ये पूरा सच नहीं है, ये सिर्फ एक प्रतिबिंब है, इट्स अ सेम्बलेंस। एक्चुअल में ट्रूथ क्या है? वी लिव इन असेंडिंग स्केल व्हेन वी लिव हैप्पीली, वन थिंग लीडिंग टू अनदर इन एंडलेस सीरीज, कि हम एक चढ़ते हुए जीवन को जीते। असेंडिंग स्केल का मतलब हमेशा ऊपर चढ़ते हुए, ऊपर चढ़ते हुए मतलब एक तरह से हम इस तरह सीढ़ी नुमा ऊपर चढ़ते हुए ऐसा जीवन जीते हैं, असेंडिंग स्केल में जीते हैं। व्हेन वी लिव हैप्पीली, जब हम खुश होते हैं तब। दुखी होते हैं तो हम नीचे आ जाते हैं लाइफ में, ठीक है। खुश होते हैं हम ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं। वन थिंग लीडिंग टू अनदर इन एंडलेस सीरीज, और एक चीज के बाद में दूसरी चीज हमारे जीवन में आती जाती है। यानी कि एक टारगेट अचीव हो गया तो उसके बाद में दूसरा, उसके बाद तीसरा, ऐसे हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। एक सीरीज के बाद में दूसरी सीरीज आएगी। देयर इज ऑलवेज अ न्यू होराइजन फॉर ऑनवर्ड लुकिंग मैन। आगे देखने, ऑनवर्ड लुकिंग मैन मतलब भविष्य की तरफ देखने वाले लोग, आगे देखने वाले लोग, यानी जो हमेशा पीछे मुड़ के नहीं देखते, हमेशा आगे कुछ अचीव करने की सोचते हैं। ऐसे ऑनवर्ड लुकिंग मैन के लिए हमेशा एक नया होराइजन, एक नया क्षितिज आपको नजर आएगा। नया क्षितिज का मतलब क्या होता है? क्षितिज क्या होता है? होराइजन होता है वो जगह जहां पे सूरज, मतलब सॉरी, आसमान और जमीन मिलते हुए नजर आते हैं। आप बहुत दूर नजर मारोगे, ऐसा लगेगा ना आसमान और जमीन मिल रहे हैं, तो वो होराइजन कहलाता है। तो न्यू होराइजन का मतलब क्या है? होराइजन में जहां आसमान और जमीन मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका एक टारगेट अचीव हो रहा है या फिर एक गोल आपको नजर आ रहा है। तो जो लोग ऑनवर्ड लुकिंग मैन है, जो आगे देखते हैं, हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं लाइफ में, उनको हमेशा नया होराइजन मिल जाता है, उनको हमेशा नया गोल, नया टारगेट मिल जाता है जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, तो नए नए टारगेट उनकी लाइफ में आते रहते हैं। एंड ऑल्दो वी ड्वेल ऑन ए स्मॉल प्लेनेट, यद्यपि हम एक छोटे से ग्रह पे रहते हैं, इमर्स्ड इन पैटी बिजनेस, और उसमें भी हम छोटे मोटे कामों में हमेशा बिजी रहते हैं, एंड नॉट एंड्योरिंग बियॉन्ड ए ब्रीफ पीरियड ऑफ ईयर्स, और देखा जाए तो हमारा जीवन भी बहुत छोटा होता है। वी आर सो कॉन्स्टिट्यूटेड दैट आवर होप्स आर इनएक्सेसिबल, और इस छोटे से जीवन में हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं। कॉन्स्टिट्यूटेड आवर होप्स आर इनएक्सेसिबल मतलब ऐसी आशाओं को पाल के बैठे रहते हैं हम लोग, ऐसी उम्मीद करते हैं जो बेसिकली इनएक्सेसिबल है, जिनको प्राप्त ही नहीं किया जा सकता, लाइक स्टार्स, जैसे कि तारे हैं, तारों तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। उसी तरीके से ऐसी होप्स हम इस छोटे से जीवन में पाल के बैठे रहते हैं जो कि बेसिकली इनएक्सेसिबल है, जिन होप्स को प्राप्त हम नहीं कर सकते। एंड द टर्म ऑफ होपिंग इज प्रोलॉन्ग्ड अंटिल द टर्म ऑफ लाइफ, और ये होप करने की जो क्षमता है, जो मतलब समय है ना, होपिंग करने का जो टर्म, जो अवधि है, ये अवधि कब तक चलती रहती है? अंटिल द टर्म ऑफ लाइफ, जब तक ये जीवन समाप्त नहीं हो जाता हम होप ही करते रहते हैं। हम एक के बाद एक नहीं, देखो होप किस चीज की करते हैं? जो हमें प्राप्त नहीं हुआ अभी तक, उसी की तो होप करते हैं हम लोग। तो हम ऐसे नई नई चीजों की होप पे होप किए जाते हैं लाइफ में। एक टारगेट अचीव हो गया, दूसरी होप शुरू हो जाएगी, दूसरा टारगेट शुरू हो जाएगा। तो लाइफ पर जब तक ये जीवन चल रहा है हम होप पे होप किए जाते हैं। टू बी ट्रूली हैप्पी इज ए क्वेश्चन ऑफ व्हाट एंड हाउ वी बिगिन एंड नॉट ऑफ हाउ वी एंड, ऑफ व्हाट वी वांट एंड नॉट ऑफ व्हाट वी हैव। ये बहुत ही गहरी लाइन हो गई। तो देखो, राइटर के अनुसार देखा जाए तो राइटर क्या कहना चाह रहा है? राइटर कहना चाह रहा है कि टू बी ट्रूली हैप्पी, एक सही मात्रा में खुश रहने के लिए, सही मायने में खुश रहने के लिए क्या होना चाहिए? ये इस चीज का सवाल है, मतलब
टू बी ट्रूली हैप्पी इज ए क्वेश्चन ऑफ, यानी सही मतलब सही मायने में आदमी खुश रहना चाहे तो कैसे रह सकता है, वो इस चीज पर निर्भर करता है। किस चीज पर निर्भर करता है कि हाउ वी बिगिन एंड नॉट ऑफ हाउ वी एंड, कि हमने किसी काम की शुरुआत कैसे करी है, हम उसको देख के खुश होते हैं। तो हम मतलब उसको उस पर फोकस रखते हैं कि हमने किसी काम की शुरुआत कैसे करी है, तो हम हमेशा खुश रहेंगे, इसके बजाय कि हाउ वी एंड, कि हमने कैसे अंत किया है उसका। ठीक है, क्योंकि अंत जब हम किसी काम का करते हैं ना, मान लो सपोज आपने कोई टारगेट सेट किया, ठीक है, मान लो आपने टारगेट सेट किया, अब टारगेट आपका अचीव हो गया। अब अचीव हो गया तो क्या हो गया, अब आपका उसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया, आपके लिए वो आपको अब पहले जितना उसमें जुनून था आपके उसके प्रति, वो जुनून आपका खत्म हो चुका है, क्योंकि अब टारगेट आपके पास में है। जो चीज आपको प्राप्त हो जाती है उसके बाद में उस चीज की वैल्यू आपकी नजरों में कम हो जाती है। जब तक वो प्राप्त नहीं होती उसकी वैल्यू बहुत रहती है, तो ठीक है, अब आपको उसकी परवाह ही नहीं है। तो मतलब वो टारगेट जो अब तक आपको खुशी दे रहा था, क्योंकि अब तक आपको प्राप्त नहीं था, आप खुश थे कि अब मुझे मिलेगा, अब मुझे मिलेगा, मिलेगा तो क्या होगा, ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। तो अब तक आप उस टारगेट को लेके प्रसन्नता फील कर रहे थे, हैप्पीनेस फील कर रहे थे। अब वो टारगेट मिल जाएगा तो फिर हैप्पीनेस खत्म। ठीक है, दूसरी तरफ अगर वो टारगेट नहीं मिला आपको और आप होपलेस हो गए लाइफ में, तो भी हैप्पीनेस खत्म, तो अब आप दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए राइटर बोल रहा है कि सही मायने में खुश रहना इस बात पर निर्भर करता है कि आप चीज को कैसे बिगिन करते हैं, यानी आप उस यात्रा पे फोकस करिए ना, उस टारगेट तक पहुंचने की, उस चीज को कैसे शुरुआत करते हैं, उसको देख के आप मतलब लाइफ में उस पर फोकस करेंगे तो आप खुश रहेंगे। इसके बजाय कि वो कैसे एंड हुआ है, एंड हुआ है तो पक्का दुखी होंगे, चाहे वो पूरा हो जाएगा तब भी दुखी हो जाएंगे और नहीं मिलेगा तब भी दुख हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज बोल रहे हैं ऑफ व्हाट वी वांट, कि हमें क्या चाहिए, रादर देन नॉट ऑफ व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या है। अगर क्या है, जो चीज है उसकी तो वैल्यू खत्म हो जाती है, उससे आप बाद में खुश होते ही नहीं हो कि मेरे पास क्या है। जैसे मैंने बोला, जब तक मिलती नहीं है चीज, जब तक ही आपको उसकी हैप्पीनेस रहती है। जब मिल जाती है उसके बाद में उसकी आपकी वैल्यू दिन प्रतिदिन कम होती जाती है और बाद में आपके लिए वो आम चीज हो जाती है लाइफ में। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए उसको देख के खुश होइए, क्योंकि जब आपको चाहिए क्या चाहिए वो मन में रहेगा तो आप हमेशा लालसा करोगे, आप सोचोगे हाँ मुझे तो ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और आप हमेशा उनको सोच सोच के खुश होगे। आप सोचोगे चलो मैं आपको ट्राई करता हूँ, उसको प्राप्त करने की कोशिश करोगे, आगे बढ़ोगे लाइफ में, और जब तक वो मिल नहीं जाएगी मतलब आप एक तरह से एक हैप्पीनेस फील करोगे कि हाँ वो मिल जाएगी तो कैसा फील होगा, ये सोच सोच के। तो दो चीजें हो गई, चीज उस सफर, उस जिसकी शुरुआत कर रहे हो, उस टारगेट का सफर, उसको एंजॉय करो, उससे हैप्पीनेस प्राप्त होगी। ना कि जब वो चीज प्राप्त हो जाती है नहीं होती है, उससे आपको हैप्पीनेस प्राप्त नहीं होगी, उससे आप दुखी होगे एक तरह से। दूसरी चीज, आप क्या चाहते हो उसको सोचोगे तो खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। वो चीज आपके पास में है या नहीं है उससे मैटर नहीं करता, चीज आपको प्राप्त, आपके पास क्या है क्या नहीं है वो चीजें आपको हमेशा दुखी करेंगी। कारण यह है कि उससे हैप्पीनेस जो शुरुआत में जो आप फील कर रहे थे वो खत्म हो चुकी है। अगर मिल गई ये चीज तो हैप्पीनेस वैसे नहीं प्राप्त हो रही अब, क्योंकि अब आपको ऑलरेडी आपके पास में है, तो अब आपको उसकी वैल्यू नहीं रही। और अगर आपको वो चीज नहीं मिली है और अब आप होपलेस हो गए हो कि आपको वो चीज मिल भी नहीं सकती, तो भी आप दुखी हो जाओगे कि मुझे वो चीज नहीं मिली। ठीक है, तो ये बड़ी गहरी बात है कि टू बी ट्रूली हैप्पी इज ए क्वेश्चन ऑफ हाउ वी बिगिन एंड नॉट ऑफ हाउ वी एंड, ऑफ व्हाट वी वांट एंड नॉट ऑफ व्हाट वी हैव। अब आगे बढ़ते हैं। एंड एस्पिरेशन इज ए जॉय फॉरएवर, अब पोजीशन एज सॉलिड एज द लैंडेड एस्टेट। इस लाइन को देखोगे ना, एन एस्पिरेशन इज ए जॉय फॉरएवर, तो ये थोड़ी थोड़ी कीट्स से इंस्पायर्ड लाइन है। जॉन कीट्स की एक लाइन है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर करके, ऐसी लाइन है। तो ये उससे इंस्पायर्ड है, एन एस्पिरेशन इज ए जॉय फॉरएवर, कि जैसे कीट्स ने कहा था कि एक खूबसूरत चीज होती है ना वो हमेशा आपको जॉय देती है, आपको हमेशा आनंद देती है। उसी तरह से राइटर बोल रहे हैं कि एन एस्पिरेशन की एक इच्छा है, एक होप है ना, एक लालसा जो होती है ना, वो हमेशा आपको जॉय देती है। कि जब तक आपके मन में एक लालसा है किसी चीज को प्राप्त करने की, अब तक प्राप्त हुई नहीं है, जब तक वो प्राप्त नहीं होती है, लालसा है आपके मन में, तो हमेशा आपको उससे खुशी प्राप्त होती रहेगी। जब वो प्राप्त हो जाएगी उसके बाद में खुशी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे करके। ठीक है, तो अ पोजेशन एज सॉलिड एज ए लैंडेड स्टेट, एक जो एस्पिरेशन होती है, एक होप होती है, एक इच्छा होती है ना, वो आपको उसी तरीके से खुशी देती है जिस तरीके से एक आपके पास जमीन जायदाद है, उसको प्राप्त करके आपको खुशी प्राप्त हो रही है। ये एक जमीन जायदाद के समान है, ये एक इच्छा, एक एस्पिरेशन जो है ना, एक लालसा, ये कैसी है, किसके समान है, एक सॉलिड लैंडेड एस्टेट, एक जमीन जायदाद के समान है। अ फॉर्च्यून, एक धन दौलत के समान है, विच वी कैन नेवर एग्जॉस्ट, जो धन दौलत कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे मन में है, जितना कल्पना कर सकते हैं उतनी खुशी प्राप्त होगी। ठीक है, एंड विच गिव्स अस ईयर बाय ईयर रेवेन्यू बाय प्लेजरेबल एक्टिविटी, जैसे कि एक ऐसी धन दौलत, ऐसी जायदाद जो आपको साल दर साल रेवेन्यू लगान देती रहे, पैसा मतलब दौलत कमा के देती रहे, उसी तरीके से ये एस्पिरेशन भी होता है जो आपको साल दर साल पैसा मतलब वो खुशी रूपी धन दौलत आपको देती रहेगी दिन प्रतिदिन, साल दर साल। जिस तरह से एक जमीन जायदाद आपको पैसा धन दौलत कमा के देती है साल दर साल, उसी उसी तरीके से एस्पिरेशन, इच्छाएं
कोई आपके मन में टारगेट है, कोई होप है, कोई लालसा है, तो वो लालसा भी आपको साल दर साल खुशी प्राप्त करके देती रहेगी। To have many of these is to be spiritually rich. Life is only a very dull and ill-directed theater unless we have some interest in the piece. And to those who have neither art nor science, the world is a mere arrangement of colors. लंबे लंबे सेंटेंस हैं। अब देखो, इन सबको अगर आप प्राप्त कर लो, इससे मतलब इस चीज को प्राप्त कर लो, टू हैव मेनी ऑफ दीज, अगर आपके अंदर बहुत सारी लालसाएं हैं तो आप एक तरह से स्पिरिचुअली रिच फील करेंगे। राइटर थोड़ा सा मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। स्पिरिचुअली रिच तो एक्चुअल में इंसान तब होता है जब उसके अंदर सारी, एक्चुअली हिंदू धर्म के अनुसार देखा जाए तो सारी लालसाएं खत्म हो जाए, सारी इच्छाएं खत्म हो जाए, और वो सिर्फ एक तरह से उस सबसे बड़ी आत्मा, उस ग्रेट सोल पे फोकस करे, खुद के अंदर फोकस करे, और फिर वो भगवान में जाके लिप्त हो जाए। इस तरह से देखते हैं, मतलब अगर हिंदू धर्म के हिसाब से स्पिरिचुअली रिच तो, परंतु एक्चुअल में उसकी बहुत बड़ी डेफिनेशन, मैंने तो एक छोटी सी चीज बोली ऐसे ही ऊपर ऊपर से। बाकी स्पिरिचुअली रिच होना मतलब आप हमारे वेद पढ़ोगे, उपनिषद पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा स्पिरिचुअली रिच होना क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ राइटर बोल रहा है टू हैव मेनी ऑफ दीज, ये इसके लिए बोल रहा है कि अगर आपके अंदर मन में बहुत लालसा है तो आप स्पिरिचुअली रिच समझोगे खुद को, तो लाइफ इज ओनली ए वेरी डल, कि लाइफ एक बहुत बोरिंग चीज है, एंड इल डायरेक्टेड थिएटर, और एक ऐसा नाटक, एक ऐसा थिएटर, एक ऐसा नाटक है जिसको सही डायरेक्शन नहीं मिल रही है, टेढ़ा मेढ़ा कैसे ही चल रहा है नाटक, कब कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, कब क्या आ रहा है, उल्टा सीधा कोई भी घटना हो रही है। अगर देखो किसी मूवी को सही से डायरेक्शन नहीं दिया जाए, उसमें कोई डायरेक्टर ही ना हो, तो मूवी अच्छी बनेगी नहीं, वो टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, कोई सीन पहले आ गया, कोई बाद में आ गया, कोई गलत तरीके से दिखा दिया, है ना। तो ये ऐसे, तो लाइफ एक बोरिंग और इल डायरेक्टेड मूवी की तरह हो जाएगा, अनलेस वी हैव सम इंटरेस्ट इन द पीस, जब तक कि हम इस लाइफ में थोड़ा सा इंटरेस्ट जागृत नहीं करते हैं। इंटरेस्ट जागृत कैसे होगा? जब हम कुछ लालसाएं पैदा करेंगे, कुछ होप्स डेवलप करेंगे, कुछ टारगेट सेट करेंगे जीवन में, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि लाइफ एक बहुत ही डल और बोरिंग और इल डायरेक्टेड थिएटर हो सकता है, एक इल डायरेक्टेड मूवी की तरह हो सकता है, अगर हम इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा नहीं करेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट होगा लाइफ में तो आप उसको सही तरह से मैनेज करेंगे, है ना। मूवी में इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो मूवी को, अगर डायरेक्टर ही नहीं होगा, उसमें इंटरेस्ट नहीं, ध्यान ही नहीं देगा, तो मूवी टेढ़ी मेढ़ी गलत बन जाएगी। अगर आपको अपनी लाइफ रूपी मूवी, ये लाइफ रूपी मूवी है, इसमें इंटरेस्ट पैदा करना बहुत जरूरी है, मतलब जीवन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। बोरिंग ना रहे इसलिए आप नए नए टारगेट सेट करते हो, आप बिजी रहते हो लाइफ में। अगर आप लाइफ में अपने टारगेट सेट नहीं करोगे, होप्स नहीं करोगे, इच्छाएं नहीं जताओगे, तो क्या होगा? आपको लाइफ बहुत बोरिंग लगेगी, आप सोचोगे क्या जीवन जी रहा हूं मैं, कोई टारगेट ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, कुछ वैसा ही नहीं, तो वो चीज है। तो लाइफ बहुत डल हो जाएगी और बहुत इल डायरेक्टेड थिएटर की तरह हो जाएगी, ठीक है। एंड टू दोज हु हैव नीदर आर्ट नॉर साइंस द वर्ल्ड इज मियर अरेंजमेंट ऑफ कलर्स, और ऐसे लोग जिनके जीवन में ना तो कला है ना साइंस है, ना कला है ना साइंस का मतलब क्या हो गया? कला का मतलब हो गया एक तरीके से ना कोई इच्छा है, ना कोई डिजायर है ना। और ना साइंस का मतलब ना कोई क्यूरियोसिटी है, कोई जिज्ञासा है। कि साइंस क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है, नई नई चीजों को खोज करने के लिए जिज्ञासा होना जरूरी है जीवन में। तो यानी अगर आपके जीवन में ना तो डिजायर इच्छाएं और ना ही आपके जीवन में क्यूरियोसिटी जिज्ञासा है, तो क्या होगा? आपका जीवन, आपको ये संसार कैसा नजर आएगा? आपको संसार नजर आएगा जैसे मियर अरेंजमेंट ऑफ कलर्स, कि भाई कलर्स का कोई अरेंजमेंट कर रखा है, टेढ़े मेढ़े चित्र से दिख रहे हैं जीवन में, अजीब अजीब से। ये देखो ये क्या है, पेड़ से, ये मतलब ये पहाड़ से, मतलब ऐसा लगेगा रंग बिरंगे, हरे, ब्राउन, नीले, पीले, हरे, ये सब रंगों में घिरी हुई दुनिया सी नजर आएगी। अलग अलग कलर्स का अरेंजमेंट नजर आएगा, ऐसा लगेगा कि अलग अलग तरह के कलर्स को जोड़ जोड़ के कोई पिक्चर सी बना दी है ना। परंतु अगर आपको लाइफ में इंटरेस्ट है, आपको क्यूरियोसिटी है, तो आपको ये कलर्स नहीं आएंगे, आपको वो चीजें नजर आएंगी, और आपको अपने जीवन में टारगेट्स नजर आएंगे, आपको प्रॉपर वर्ल्ड नजर आएगा, और वो आपको बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करेगा, और आपका उसमें और इंटरेस्ट डेवलप होता जाएगा, ठीक है। और अगर आप इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, संसार सब बेकार से, आपकी जो भी चीज दुनिया में आपको दिख रही है वो सब आपको ऐसा लगेगा रंग बिरंगे कलर्स हैं, केवल ये नजर आएगा आपको, ऐसा लगेगा। ऑन ए रफ फुटेज वेयर दे may very well break their shins, और ऐसे दुनिया में आपको कैसा नजर आएगा कि हर रास्ता कैसा है, एक मतलब दुनिया कैसी है, पत्थरों भरे रास्ता है, केवल रफ फुटेज है, रफ फुटवे है, सॉरी फुटवे, यानी एक पत्थरों भरा रास्ता है जो जिसपे बेसिकली आप अपनी शिन्स मतलब एडियां तोड़ लोगे, मतलब कुल मिला के एडिया तोड़ लोगे, मतलब ऐसे ही जीवन बिता दो, घिसा लोगे अपनी एडिया, और आपको कुछ मिलेगा भी नहीं जीवन में, तो और आप पूरा बोरियत भरे जीवन को ऐसे ही बिता दोगे, क्योंकि आपने संसार को सिर्फ कलरों भरा एक अरेंजमेंट देखा है, कलर्स का एक अरेंजमेंट की तरह देखा है, और उसे आप पूरे भर जीवन भर देख के बोर होते रहे हो, और आपने कुछ किया भी नहीं है, और ऐसे ही आपने जीवन खत्म कर लिया, ठीक है। इट इज इन वर्च्यू ऑफ हिज ओन डिजायर्स एंड क्यूरियोसिटीज दैट एनी मैन कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट विद इवन पेशेंस,
कि बोल रहा है कि यह केवल वर्क ओन डिजायर्स और क्यूरियोसिटी, खुद की इच्छाएं और जिज्ञासा, इन दोनों के बल पर ही, इन वर्च्यू ऑफ मतलब इनके बल पर ही देखा जाए तो एक आदमी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, जिंदा रह सकता है, इवन विद पेशेंस, मतलब धैर्य के साथ वो अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, उसका अस्तित्व बना रहता है अगर उसके मन में इच्छाएं हैं और जिज्ञासा है। तो अगर इच्छाएं और जिज्ञासा दोनों ही खत्म हो गई है तो बेसिकली फिर उसके लिए संसार का कोई मतलब नहीं रह जाता। एंड ही इज चार्म्ड बाय द लुक ऑफ थिंग्स एंड पीपल, और उसको इंटरेस्ट, दुनिया में इंटरेस्ट यानी चीजों में, थिंग्स में और लोगों में इंटरेस्ट जब भी आएगा, वो चार्म्ड, इनसे आकर्षित जब भी होगा जब उसके अंदर डिजायर्स, इच्छाएं हैं और जिज्ञासा है, चीजों को जानने की जिज्ञासा है और प्राप्त करने की इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, तभी वो इस दुनिया की चीजों में इंटरेस्ट लेगा, लोगों में इंटरेस्ट लेगा, अदरवाइज वो किसी में इंटरेस्ट नहीं लेगा। एंड दैट ही वेकन्स एवरी मॉर्निंग विद अ रिन्यूड एपेटाइट फॉर वर्क एंड प्लेजर, और वो हर सुबह तभी उठ पाएगा किसके साथ में, एक भूख के साथ में, काम करने की भूख, आनंद प्राप्त करने की भूख उसके मन में तभी हो पाएगी जब इस दुनिया की चीजों में और लोगों में इंटरेस्ट लेगा। और ऐसा कब होगा, जब उसके मन में डिजायर्स होंगी और जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी होगी। जब डिजायर्स और क्यूरियोसिटी मन में होंगी तभी वो लोगों, मतलब लोगों के अंदर और चीजों में इंटरेस्ट लेगा और उसको लाइफ इंटरेस्टिंग लगेगी ये लाइफ, और तभी वो हर सुबह उठकर मतलब उसके अंदर वो भूख होगी, किसकी भूख, काम करने की भूख और खुशी, प्लेजर प्राप्त करने की भूख। अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है जीवन में तो उसके अंदर ना तो कोई भूख होगी काम करने की, वो किसके लिए काम करेगा, उसका कोई मन ही नहीं काम करने का, होगा ही नहीं, क्योंकि उसको कुछ प्राप्त ही नहीं करना बेसिकली। तो उसको ना खुशी प्राप्त करनी है, ना दुख प्राप्त करना है, ना काम करना है, ना धन दौलत प्राप्त करना है, उसको कुछ प्राप्त नहीं करना, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके लिए, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। ठीक है, तो डिजायर एंड क्यूरियोसिटी, तो डिजायर ये दो चीजें यानी कि इच्छा और जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, ये क्या है, आर द टू आईज, ये दो आंखें हैं, थ्रू विच ही सीज द वर्ल्ड इन द मोस्ट एन्चेंटेड कलर्स। इन दोनों आंखों से, इन डिजायर और क्यूरियोसिटी रूपी दोनों आंखों से वो इस संसार को कैसे देखता है, इन द मोस्ट एन्चेंटेड कलर्स, बहुत ही एक तरह से अट्रैक्ट करने वाले कलर्स में, बहुत रंगीले अट्रैक्ट करने वाले कलर्स के रूप में उसको संसार नजर आता है। रंग बिरंगे, ऐसे ही सिर्फ टेढ़े मेढ़ा कलर्स का अरेंजमेंट नजर नहीं आता है, पूरा संसार एक अट्रैक्ट करने वाली चीज नजर आता है उसको, जिसके प्रति वो अट्रैक्ट हुआ जाता है, उसको समझने की कोशिश करता है, उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसको नई नई खोजें करने की कोशिश करता है फिर संसार के अंदर। इट इज दे दैट मेक वुमेन ब्यूटीफुल और फॉसिल्स इंटरेस्टिंग। और ये डिजायर और क्यूरियोसिटी ऐसी चीजें, इच्छा और जिज्ञासा, ये दोनों एक ऐसी चीजें हैं, ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि एक औरत को खूबसूरत बनाती हैं, और फॉसिल्स, फॉसिल्स मतलब गड़े मुर्दे, हड्डियां वगैरह, इनको इंटरेस्टिंग बनाती हैं। कैसे, समझ में आया कैसे? देखो बताता हूं कैसे, मैं बताता हूं। औरत खूबसूरत है, वुमेन ब्यूटीफुल है। कैसे ब्यूटीफुल है, क्यों ब्यूटीफुल है? उसे ब्यूटीफुल इसलिए माना गया है क्योंकि हमने उसे ब्यूटीफुल समझा है, हमने उसे, अगर हमने उसे ब्यूटीफुल समझा और हमने उसे प्राप्त करने की कोशिश करी है, तो ये हमारे आंखों की कला है, हमारी आंखों की कला है, ये हमारे मन की बेसिक एक, बोल सकते हैं कि एक कलाकृति है। हमने मन में, मन से उसको खूबसूरत माना है, डिजायर वुमेन को ब्यूटीफुल, और उसकी हमें क्या रहती है, लालसा, डिजायर रहती है। ठीक है, ये इन जनरल बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है, खूबसूरती के रूप में। तो वुमेन ब्यूटीफुल है, इसको ब्यूटीफुल बनाने में किसने ब्यूटीफुल बनाया, हमारी आंखों ने बनाया है। अगर हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, औरत को देख के इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल चलता फिरता कोई प्राणी सा है, मांस का लोथड़ा है, ऐसे बोल दिया मान लो, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसके प्रति। जब हमारे प्रति, हमारे मन में उसके प्रति कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, डिजायर ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, तो हम उसे खूबसूरत मानेंगे ही नहीं। खूबसूरत माना है इसलिए प्राप्त करने की इच्छा है, तो औरत को खूबसूरत किसने बनाया है, डिजायर ने, इच्छा ने। और फॉसिल्स को इंटरेस्टिंग, और हड्डियों को, गड़े मुर्दों को इंटरेस्टिंग किसने बनाया? अब हड्डियों में किसको इंटरेस्ट आएगा, जिसके मन में जिज्ञासा हो, ये किसकी हड्डियां हो सकती है, कितनी साल पुरानी हो सकती है, अच्छा कब से यहाँ पड़ी हुई है, मतलब ये जिज्ञासा है जानने की। जो ये जिज्ञासा है मन में, ये जानने की, इस जिज्ञासा ने तो इन हड्डियों को, फॉसिल्स को क्या बना दिया है, इंटरेस्टिंग बना दिया। अदरवाइज हमारे लिए बेकार की हड्डियां हैं जमीन में पड़ी हुई। अगर हमारे मन में जिज्ञासा ही नहीं है तो हमारे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमारे मन में जिज्ञासा है जानने की, हड्डियां कब से यहाँ पड़ी है, किसकी है, कितनी पुरानी है, यही चीज तो उन फॉसिल्स को, बेजान हड्डियों क्या बनाती है, इंटरेस्टिंग बनाती है ना। और यही डिजायर ही एक वुमेन को ब्यूटीफुल बनाती है। एंड द मैन में स्प्लेंडर इज एस्टेट एंड कम टू बेगरी, है ना। बेसिकली अब उसने एक एग्जांपल और दिया है कि एक आदमी अपनी सारी धन दौलत, एस्टेट, पूरी धन दौलत, स्प्लेंडर बिखेर दे, वेस्ट कर दे, यानी एक आदमी अपनी पूरी धन दौलत को वेस्ट कर दे, एंड कम टू बेगरी, और भिखारी बन जाए, ठीक है। बट इफ ही कीप्स दिस टू एमुलेट्स ही इज स्टिल रिच इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्लेजर, ठीक है, वो भिखारी बन गया मान लो, परंतु उसके पास में ये दो ताबीज हैं। कौन सी दो ताबीज है, डिजायर और क्यूरियोसिटी की ताबीज, है ना। यानी कि
ये दो ताबीज है तो वो अभी भी अमीर रहेगा। वो अभी भी अमीर रहेगा। किसमें अमीर रहेगा? पॉसिबिलिटीज ऑफ प्लेजर, आनंद प्राप्त करने की संभावनाओं में हमेशा अमीर रहेगा। क्योंकि अगर भले ही गरीब हो गया परंतु उसके मन में अभी भी इच्छाएं हैं चीजों को प्राप्त करने की। गरीब हो गया, दोबारा चीजों को प्राप्त करने की इच्छा है, प्लस उसके अंदर जिज्ञासा है ना। तो ये दोनों चीजें अगर उसके मन में है तो वो अभी भी आनंद प्राप्त कर सकता है। मन में तो खुश रह ही सकता है वो, ये सोच सोच के कि वो चीज मुझे मिल जाएगी तो मैं कैसा होऊंगा, वो कैसे प्राप्त करूं मैं, उसको कैसे प्राप्त करना चाहिए मुझे, और वो मिल जाएगी तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, है ना। तो अगर उसके मन में अभी भी डिजायर और क्यूरियोसिटी है तो वो अभी भी मतलब रिच कहलाएगा। किसके मामले में? आनंद के मामले में तो अभी भी रिच कहलाएगा, भले ही वो धन दौलत के मामले में गरीब हो गया हो। सपोज ही कुड टेक वन मील सो कॉम्पैक्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव दैट ही शुड नेवर हंगर एनी मोर। अब देखो, यहाँ तक हमने बात क्या करी? हमने बात करी कि लाइफ में अगर डिजायर और क्यूरियोसिटी है, अगर लाइफ में होप्स हैं, आप उम्मीद करते हो, टारगेट सेट है, तो लाइफ आपको बोरिंग नजर नहीं आएगी और आप चाहे धन दौलत चली जाए लाइफ में परंतु आप फिर भी खुशी प्राप्त कर पाओगे। खुशी के नाम पे आप अभी भी अमीर कहलाओगे, है ना। ये सब हमने अभी तक समझा यहाँ तक, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल से। अब राइटर बोल रहा है यहाँ पे कि सपोज आप एक खाना लेते हो, वन मील सो कॉम्पैक्ट, और इतना व्यापक, इतना बड़ा खाना होता है, एंड सो कॉम्प्रिहेंसिव, इतना बड़ा खाना आप खाते हो एकदम कि ही शुड नेवर हंगर एनी मोर, कि आपको दोबारा कभी भूख ही ना लगे। ये सोच के आप एक ही बार में इतना खाना खा लेते हो और आपको सपोज दोबारा भूख भी ना लगे। मान लो सपोज आप एक ही नजर में, एट ए ग्लैंस, एक ही नजर में, टू टेक ऑल द फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड एले द डिजायर ऑफ नॉलेज, और सारी दुनिया को एक ही नजर में, सारे गुणों को, आप दुनिया की जो फीचर्स हैं, जो गुण हैं, जो विशेषता है, उन सबको आप एक ही नजर में देख लेते हो। एंड एले द डिजायर फॉर द नॉलेज, और आपकी जो मतलब इच्छा है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, उसको आप बुझा लेते हो। एले यानी एक ही नजर में आप पूरे संसार को देख लो और सारी चीजों को जान लो, ठीक है, सारी नॉलेज आपके अंदर आ जाए मान लो। यानी आपने एक बार में सारा खाना खा लिया जो जो खाना चाहते थे, और एक ही बार में आपने दुनिया की सारी नॉलेज भी इकट्ठा कर ली, ठीक है। सपोज हिम टू डू द लाइक इन एनी प्रोविंस ऑफ एक्सपीरियंस, और ये चीज आप किसी भी क्षेत्र में करते हो मान लो, ठीक है, ऐसा ही एक बार में सब कुछ प्राप्त कर लेते हो मान लो। वुड नॉट दैट मैन बी इन ए पुअर वे फॉर अम्यूजमेंट एवर आफ्टर, क्या वो इंसान बाद में एक तरीके से खुद को कभी सही ढंग से खुशी नहीं रख पाएगा? कारण ये है कि अब उसके पास में टारगेट ही नहीं बचेंगे। एक ही बार के में पूरी दुनिया की नॉलेज इकट्ठा कर ली, अब नॉलेज प्राप्त करने के लिए होगा ही नहीं, तो आगे भविष्य में उसके पास में प्लेजर, अम्यूजमेंट आ ही नहीं पाएगा। राइटर बोल रहा है वुड नॉट दैट मैन बी इन ए पुअर वे फॉर अम्यूजमेंट एवर आफ्टर, क्या वह आदमी बाद में अम्यूजमेंट, खुशी प्राप्त, आनंद प्राप्त करने के मामले में बहुत बुरी परिस्थिति में नहीं हो जाएगा क्या? वो बहुत बुरी परिस्थिति में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार के हम सारा खाना खा लिया, अब इच्छा ही नहीं है नए नए तरह खाने खाने की, ठीक है। मान लो सपोज आपने सारी इच्छा ही खत्म कर ली, एक बार के में सारा खाना खा लिया, अब क्या हुआ? दुनिया का खाना आपके लिए खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब आपको वो जो खुशी प्राप्त होती थी, पहले नए नए खाना खाने की इच्छा होती थी मन में, नया नया खाना टेस्ट करने की डिजायर होती थी, वो डिजायर ही खत्म हो गई, क्योंकि सारा खाना तो आपने टेस्ट कर लिया, सारा आपने खा लिया, तो अब आपको वो खुशी प्राप्त हो ही नहीं सकती। इसी तरीके से सारी नॉलेज आपको प्राप्त हो गई, अब आपके मन में जो पहले इच्छाएं हुआ करती थी कि मैं उस दुनिया के बारे में जानूं, उस देश के बारे में पढ़ूं, उस चीज के बारे में समझूं, अब आपकी सारी चीज आपको एक बार के मिल गई है। अब आपको फ्यूचर में दोबारा नॉलेज के मामले में कोई अम्यूजमेंट मिल ही नहीं सकता, कोई खुशी मिल ही नहीं सकती। तो ऐसा कर देना भी आपके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। आपको लाइफ में आगे प्लेजर मिल ही नहीं पाएगा अगर आप मान लो ऐसा हो जाए किसी के साथ में, उसको ऐसे एक बार की में सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो उसको लाइफ में फ्यूचर में कभी अम्यूजमेंट, प्लेजर ही नहीं मिल पाएगा, उसकी लाइफ बहुत ही बेकार हो जाएगी। One who goes touring on foot with a single volume in his knapsack reads with circumspection, एक आदमी जो पैदल यात्रा करता है विद ए सिंगल वॉल्यूम, और उसके पास में एक वॉल्यूम है, यानी कि एक पर्टिकुलर राइटर की किताबों की श्रृंखला है, इन इज नैपसैक, नैपसैक मतलब उसके बैग में, रीड्स विद सर्कमस्पेक्शन, यानी कि वो बड़े ही ध्यान से पढ़ेगा, बहुत ही आराम आराम से पढ़ेगा उस किताब को, पॉजिंग ऑफन टू रिफ्लेक्ट, और बार बार बीच में रुक जाएगा सोच विचार करने के लिए, एंड ऑफन लेइंग द बुक डाउन टू कंटेम्पलेट द लैंडस्केप, और अक्सर किताब को बंद करके रख देगा। लैंडस्केप, ये जमीन मतलब दुनिया की खूबसूरती, लैंडस्केप मतलब नेचर की खूबसूरती, इसको देखने के लिए इस पे कंटेम्पलेट से विचार करने बैठ जाएगा और किताब को रख देगा। और द प्रिंस इन द इन पार्लर, या बोल सकते इन पार्लर जहां शराब दारू वगैरह पीते, वहां के दीवार के प्रिंट्स को देखने लग जाएगा, मतलब फालतू के काम करने लग जाएगा, वो टाइम पास करेगा, दीवार के प्रिंट्स देख रहा है कैसी दीवार पुत रही है, दुनिया को देख रहा है कैसी खूबसूरत लग रही है ना, सोच विचार करने बैठ जाएगा चीजों के बारे में, पर किताब को बीच बीच में पढ़ने से रोक देगा। ऐसा क्यों करेगा वो? क्योंकि उसके पास सिंगल वॉल्यूम है ना, एक ही किताब बोल सकते हो, एक पर्टिकुलर राइटर की एक ही किताब है, और वो एक रास्ते, वो कहाँ जा रहा है, वो टूर कर रहा है, वो रास्ते में यात्रा कर रहा है, वो भी पैदल यात्रा कर रहा है फुट पे। अगर उसने किताब को पढ़ दिया पूरा का पूरा एक ही झटके में, अब क्या होगा, उसके पास में किताब पूरी पढ़ाम आ जाएगी, और उसका जो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था, मतलब किताब से जो उसको प्लेजर मिल रहा था,
वो प्लेजर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किताब खत्म हो गई तो अब वो कहां से पढ़े, पढ़ने के लिए उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, और वो रास्ते मोड़ चल रहा है, कहीं से खरीद भी नहीं सकता। ठीक है, तो फोर ही फियर्स टू कम टू एन एंड ऑफ हिज एंटरटेनमेंट, तो उसके मन में क्या है, डर है कि उसका जो एंटरटेनमेंट है ना वो खत्म हो जाएगा, इसलिए वो बीच बीच में रोक देता है किताब को पढ़ना और दूसरी चीजों पे ध्यान देने लग जाता है फालतू की। ठीक है, एंड बी लेफ्ट कंपेनियन लेस ऑन द लास्ट स्टेजेस ऑफ हिज जर्नी, और उसकी जर्नी की जो आखिरी मतलब चरण है, उसकी यात्रा का जो आखिरी चरण होगा, उस चरण में, उस आखिरी पड़ाव में वो क्या हो जाएगा, कंपेनियन लेस, वो किसी साथी से रहित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो किताब उसके लिए साथी के समान थी, वो अब तक उसमें खुद को बिजी रखा हुआ था, उसका साथ दे रही थी, उसको पढ़े जा रहा था। अब वो किताब उसने पूरी पढ़ दी मान लो, तो वो कैसा हो जाएगा, किसी साथी के बिना जैसे होता है ना वैसा फील करेगा अपनी जर्नी के आखिरी पड़ाव पे, और उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एंटरटेनमेंट कर पाना खुद को, वो बोर हो जाएगा एक तरह से। यंग फेलो रिसेंटली फिनिश्ड, उसने एक और उदाहरण दिया राइटर ने कि एक जवान व्यक्ति है, उसने क्या किया, थॉमस कार्लाइल एक राइटर है, उसके सारे काम, उसके सारे वर्क्स पढ़ लिए, सारी किताबें पढ़ ली, वाइंडिंग अप पूरा पढ़ डाला। इफ वी रिमेंबर राइट विद द 10 नोटबुक्स अपॉन द फ्रेडरिक द ग्रेट, फ्रेडरिक द ग्रेट राजा के ऊपर 10 किताबें थी, उसने सारी पढ़ डाली। ठीक है, व्हाट, फिर वो चलाया क्या, क्राइड द यंग फेलो इन कॉन्स्टर्नेशन, वो एकदम चिल्लाया कि भाई ये क्या हो गया, बेसिकली क्या हुआ। वो क्राइड द यंग फेलो इन कॉन्स्टर्नेशन, बोला क्या, वो मतलब डर के मारे, कॉन्स्टर्नेशन मतलब होता है जब आपको कोई खतरा महसूस हो, उससे पहले जो डर महसूस होता है खतरे का, तो मतलब वो डर की तरह वो चिल्लाया, इज देयर नो मोर कार्लाइल, क्या कार्लाइल का अब कोई और काम नहीं बचा, कोई और किताब नहीं बची, एम आई लेफ्ट टू द डेली पेपर्स, क्या मुझे डेली न्यूज़पेपर ही पढ़ने पड़ेंगे। मतलब उसको थॉमस कार्लाइल की और किताबें पढ़नी थी, जब सारी पढ़ डाली उसने तो उसको लगा एकदम, क्या किताबें सारी पूरी हो गई कार्लाइल की, क्या अब मुझे डेली टाइम पास करने के लिए न्यूज़पेपर ही पढ़ने पड़ेंगे, यानी मैं थॉमस कार्लाइल की और किताबें नहीं पढ़ सकता, है ही नहीं मतलब। अब मोर सेलिब्रेटेड इंस्टेंस, एक और एग्जांपल बहुत फेमस, सेलिब्रेटेड मतलब यहाँ पर फेमस होगा, फेमस एग्जांपल है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो सिकंदर महान था, उसका एग्जांपल, कि वो हु वेप्ट बिटरली, वो बहुत जोरदार तरीके से रोया, बिकॉज क्योंकि ही हैड नो मोर वर्ल्ड्स टू सबड्यू, क्योंकि अब उसके पास में और कोई संसार थे ही नहीं, और कोई देश थे ही नहीं जिनको वो जीत सके, उसने बताते हैं सारे देश जीत लिए, तो ऐसा एक्चुअली में था नहीं, सारे देश विदेश कुछ नहीं थे। ठीक है, मध्य एशिया कुछ भारत तक इलाका जीता था उसने बेसिकली, ये सब बकवास है, सारे देश जीत लिए, मतलब उसके लिए कहने की बात है। तो वो बोल रहा है कि सिकंदर महान था, वो जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसको फील हुआ कि उसने सारी दुनिया जीत ली है, अब उसके पास जीतने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो बोर, वो सोचा अब मैं क्या करूंगा जीवन में, मैं तो बोर हो जाऊंगा। उसी तरीके से व्हेन गिबन राइटर ने अपना जो काम था डिक्लाइन एंड फॉल, किताब वो फिनिश कर ली मान लो लिखना, तो ही हैड ओनली फ्यू मोमेंट्स ऑफ जॉय, तो अब उसके पास में कुछ ही क्षण बचे थे, यानी अब उसके पास में आनंद के क्षण बहुत कम बचे हैं, क्योंकि उसको अब आनंद मिलना, जिस चीज से आनंद मिलता था वो काम लिखने से, काम करने से, वो आनंद उसका खत्म हो गया, कोई काम पूरा हो गया, तो अब उसको उसके जीवन में आनंद के क्षण बहुत कम बचे हैं, बहुत कम आते हैं। एंड इट वाज विद अ सोबर मेलैंकोली दैट ही पार्टेड फ्रॉम हिज लेबर्स, और बड़े भारी मन से, सोबर मेलैंकोली भारी मन से उसने अपने काम को अलविदा कहा, कि अब ठीक है ये तो हो गया, अब क्या करें, अब तो जो हो गया तो सो हो गया, अब तो इसमें कोई एक्स्ट्रा मैं कुछ कर नहीं सकता, ये तो काम पूरा हो चुका है, अब कुछ और देखना पड़ेगा, तो उसके मन को दुखी हो गया, वो जो प्लेजर प्राप्त करता था उस प्लेजर अब उसको आगे प्राप्त नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये बचे हुए 3 पैराग्राफ कंप्लीट करके ऐसे हो कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ देना। ओके, बाय बाय।